वेलकम टू ज्ञानेशन क्लासेस। ज्ञानेशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हमारी रिवीजन है उसके अंदर हम चैप्टर 6 की रिवीजन करेंगे जिसका नाम है डेथ ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है जी। तो डेथ ऑफ द पार्टनर्स में जो जो हमें पढ़ना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम हमारी चैप्टर समरी में से उसमें सबसे पहला कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर्स। उसके बाद उसके सेकंड चीज है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये होता क्या है कि भाई जब पार्टनर्स की डेथ हो जाएगी, जो भी बंदा उसमें पार्टनर होगा उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसमें उसकी वजह से जो बाकी पार्टनर्स होगा उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंज आएगा वो देखेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है, उसकी गेनिंग रेशियो क्या होगी। उसके अलावा उसकी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की हम बात करेंगे। फिर आता है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि जब चेंज होता है, जैसे आपको याद होगा कि अगर मैंने आपको चैप्टर 1 की रिवीजन में बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसमें हम रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की बात करते थे। फिर वहां पे हम जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की बात करते थे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। उसके बाद आता था इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज आएगी वो हमारी आएगी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द ईयर ऑफ डेथ, यानी कि जिस साल में पार्टनर की डेथ हो जाती है उस साल में पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि सपोज करो कि अगर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से चलता है 31 मार्च तक का। ठीक है जी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का चलता है। अगर सपोज करो 30 जून को जो पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है, तो यानी कि अप्रैल से जून तक का जो प्रॉफिट होगा उस पर उसको कितना शेयर मिलेगा या उस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे इस कंसेप्ट के अंदर। उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज पार्टनर, यानी कि जब वो पार्टनर यानी कि डिसीज पार्टनर यहाँ पे कौन है, जिसकी डेथ हो गई है, जिसकी डेथ हो गई है, यानी कि जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसका अमाउंट उसको डेथ के टाइम तक कितना अमाउंट उसका फॉर्म के अंदर बनता है, यानी कि कितना उसका शेयर बनता है, वो कितना वो कैसे देना है। उसके बाद जो पेमेंट होगी, क्योंकि वो तो मर गया है तो उसके लीगल ईयर को दिया जाएगी। लीगल ईयर कौन, यानी कि उसकी स्पाउस हो सकती है, जो भी पार्टनर होगा उसका स्पाउस हो सकता है, ठीक है ना, या उसके बच्चे हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकता है, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके बारे में पार्टनरशिप के डीड के अंदर लिखा हो, उसके बारे में बात करें कि उसको कैसे देना है, किस तरीके से देना है। ठीक है जी। तो देखते हैं सबसे पहले डेथ की बात कर रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ डेथ में क्या है। पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर बट द फर्म में कंटिन्यू इट्स बिजनेस। भाई पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। हमने दो चीज पढ़ी थी कि भाई जब ए बी सी 3 पार्टनर है एक फर्म के अंदर, तो अगर कोई भी चेंज होता है, यानी कि अगर ये जाता है या कोई भी चेंज होता है, यानी कि उनका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, और जब एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, जब न्यू एग्रीमेंट बनता है, तो वो न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से फर्म चलती है। तो यानी कि पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है लेकिन फर्म नहीं खत्म हो रही, उसको नए नए एग्रीमेंट के साथ चलाया जाता है। तो इसी तरीके से अगर इस केस में डी ए की डेथ हो जाती है, तो यानी कि बाकी पार्टनर्स जो है उसको नए एग्रीमेंट के साथ उसी फर्म को कंटिन्यू करेंगे। वही बात ये कह रहा है विद द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, हु टेक्स शेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर, यानी कि ए के जाने के बाद ए का शेयर इन दोनों के बीच में बट जाएगा। ठीक है ना, इन देयर ओल्ड पीएसआर, या तो उसके ओल्ड पीएसआर में, या फिर डिसाइड यानी कि या फिर उस रेशो में जिस रेशो में बी और सी डिसाइड करेंगे जी। ठीक है जी। अकाउंटिंग प्रोसेस ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर इज सेम एज द डेथ ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, यानी कि काफी सारी चीजें, वो क्या कह रहा है कि काफी सारी चीजें, क्योंकि दोनों ही केस में क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है बंदा। रिटायर अगर हम जैसे चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो हमने रिवीजन देखी थी उसमें देखा था कि भाई रिटायरमेंट के टाइम पे जो जो चीजें जाएंगी वैसा ही कुछ क्या होगा डेथ के टाइम पे भी होगा। बस सिमिलर फर्क क्या रहता है कि आपको जो है उस केस में पार्टनर ही पैसे लेके जाता था, लेकिन डेथ के केस में उसके लीगल ईयर को पैसे दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो अब देखते हैं उसके बाद क्या है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द न्यू और गेनिंग पार्टनर। हाँ जी, तो ये वाला जो आपका पॉइंट है रेशियोज वाला, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वाला, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वाला, और एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये तो चार कॉन्सेप्ट हैं। पहले वाली हमने बात देखी, और ये चार कॉन्सेप्ट है, ये सभी कॉन्सेप्ट जो हैं हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किए हैं। आप देखो डेथ चैप्टर में आपको मिलेंगे सारे, रिटायरमेंट चैप्टर में सभी, ये आपको सब चीजें कहाँ मिलेंगी, रिटायरमेंट चैप्टर की रिवीजन के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है ना, और उसके अलावा ये इसमें से कुछ कुछ चीजें, जैसे कि ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, ये वाला तो आपको पोर्शन किस में भी मिलेगा, और बल्कि सारे ही मिल जाएंगे आपको। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का जो हमारा चैप्टर की रिवीजन है उसके अंदर भी मिल जाएगा। तो डिटेल रिवीजन जो होगी वो आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बाद उसमें मिल जाएगी आपको रिवीजन। तो हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द ईयर ऑफ डेथ, यानी कि जिस साल में पार्टनर की डेथ हो जाती है उस साल में पार्टनर की डेथ की डेट तक उसका जो फर्म का जो प्रॉफिट होगा उसको कैलकुलेट करना है, और उसमें से जो डेथ वाला बंदा है जिसकी डेथ हो गई उसको कितना शेयर मिलेगा उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठी करेंगे। देखो जी, डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर हिज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग अप टू द डेट ऑफ डेथ। बट कहां से कहां तक, 1 अप्रैल से लेकर, ईयर ऑफ बिगिनिंग कहां से चलता है हमारा, 1 अप्रैल से लेकर टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ
डेथ। ठीक है जी। तो देखो जी जनरल एंट्री क्या होगी, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज, यानी कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका रेशियो चेंज ना हो, न्यू पीएसआर जो है उनका चेंज ना हो। तो अब देखो मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी कि या तो वो अपने ओल्ड पीएसआर में रखेंगे या फिर डिसाइडेड बाय देम, ठीक है ना। तो यानी कि वो कह रहा है कि भाई उनका ओल्ड पीएसआर ही रहेगा। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि उनका ओल्ड पीएसआर ही रहेगा, है ना, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिसीज पार्टनर है उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे मिलेगा, एक टेम्परेरी अकाउंट हम खोलते हैं जिसका नाम क्या दे देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और उससे जो है पार्टनर्स को क्या दिया जाएगा, डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा। और अगर लॉस का केस होगा तो उसको एंट्री को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। ध्यान रखना जो ये पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट है ये पी एंड एल अकाउंट नहीं है, ये हमने एक टेम्परेरी अकाउंट खोला है जिसके जब हम क्लोजिंग करेंगे बुक्स की, यानी कि जब हम जो है एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ईयर एंड पे, तब इस वाले अकाउंट को हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए हमने क्या खोला, एक टेम्परेरी अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है ना जी। अब करते हैं इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर चेंज, यानी कि अब जो है रेशियो चेंज हो रहा है, तब क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट शेयर करेंगे तब भी वही एंट्री आएगी और लॉस के केस में उसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे फर्क कुछ चीजों का आता है, वो फर्क क्या आता है वो देखेंगे हम। When the deceased partner share is lost तो उसकी एंट्री क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। लेटर ऑन जो पी एंड एल है उसको क्या कर देंगे हम, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जी, ठीक है जी। पी एंड एल सस्पेंस उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, कॉम्पिटेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज पार्टनर। भाई अब डिसीज पार्टनर को जो अमाउंट देना है उसकी बात करते हैं। तो देखो जी क्या कह रहा है, द लीगल हेयर और एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। भाई जो लीगल हेयर है या फिर जो डिसीज पार्टनर है वो किस किस चीज के लिए लायबल होगा, एक तो उसका जो बैलेंस रहेगा या तो डेबिट बैलेंस हो सकता है, उसकी बात कर रहा है कि वो डेबिट बैलेंस होगा, तो वो डेबिट बैलेंस जो हमारा होता है, जैसे कि अगर हम कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं, मैं आपको बताया था 2 तरीके के मेथड होते हैं, तो उसमें 2 अकाउंट होते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, एक फिक्स कैपिटल मेथड होता है और एक करंट वाला होता है ना। ये किस में होता है, ये फिक्स मेथड में होते हैं, ठीक है जी। ये फिक्स में होता है, एक इसमें कैपिटल अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है, एक फ्लक्चुएशन वाला होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट होता है कैपिटल के नाम से, तो उसका डेबिट बैलेंस हो सकता है, या अगर फिक्स वाला मेथड फॉलो किया होगा तो उसमें करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद पार्टनर का कोई लोन होगा जो लिया या दिया होगा पार्टनर ने, वो यहाँ पे आ जाएगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो वो आ जाएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा या रिवैल्यूएशन का लॉस होगा जो, और पी एंड एल सस्पेंस का अमाउंट भी आ जाएगा जो अभी हमने पीछे एंट्री देखी, यहाँ प्रॉफिट के केस में आएगा, इधर लॉस के केस में आएगा, और एक्यूमुलेटेड शेयर का लॉस और एक्यूमुलेटेड शेयर का प्रॉफिट भी आ जाएगा। यहाँ पे रिजर्व और जनरल रिजर्व और प्रॉफिट्स आ जाएंगे, यहाँ पे लॉस वाला सस्पेंस आ जाएगा, यहाँ गुडविल की एडजस्टमेंट होगी, ठीक है जी। उसके अलावा सैलरी कमीशन आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा कि भाई जो आपका बैलेंस बनेगा वो आप किसको ट्रांसफर कर दोगे, डिसीज पार्टनर को, डिसीज पार्टनर के अकाउंट में, एग्जीक्यूटर अकाउंट में, यानी कि जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे लीगल हेयर जो हम पढ़ रहे थे शायद, उसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, बेसिकली आप उसको लीगल हेयर भी लिख सकते हो और एग्जीक्यूटर अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों ही बात एक ही जैसी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, देखो जी तो क्या कह रहा है, पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द लीगल हेयर और एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर, यानी कि जो पेमेंट जाएगी, यानी कि जो हमने क्या किया भाई, एग्जीक्यूटर अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया था अमाउंट, जो हमने इनिशियल एंट्री पास करी थी इधर, वो हमने क्या पास करी थी कि भाई डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या पास करी थी हमने, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू, यहाँ पे क्या करा था हमने, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर करा था। देखो जी क्योंकि यहाँ पे आई तो हमारा एग्जीक्यूटर था ना, तो अगली जो एंट्री आएगी जो हमने की थी, तो क्या आगे डिसीज पार्टनर को डेबिट कर देंगे एग्जीक्यूटर को, और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ये क्या है, लमसम पेमेंट के टाइम पे, ये वाली एंट्री कौन सी आ गई हमारी, लमसम पेमेंट के टाइम पे। लमसम पेमेंट पता है ना आपको, लमसम पेमेंट मतलब एक साथ सारा अमाउंट जितना भी था हमने वो दे दिया है। उसके बाद ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या कहता है जी, अगर आपको लमसम नहीं देना तो एक से ज्यादा आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। जब आप इंस्टॉलमेंट में दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो जब आप इंटरेस्ट दोगे तो इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री पास करनी पड़ेगी, वो किस में जाएगी जी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है ना। तो वो उसके अंदर जाके ऐड हो जाएगी। यहाँ पे जो डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट आप अगला बनाओगे अपना, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो इसमें यहाँ पे बैलेंस आएगा, यहाँ पे आप इंटरेस्ट भी ऐड कर लोगे, फिर यहाँ पे आप पेमेंट दिखाओगे, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊं, यहाँ पे बना देता हूँ मैं आपके लिए, देखो जी तो ये क्या होगा, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट,
फिर यहाँ पे क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट आ जाएगा, ये पार्टनर का कैपिटल, ये क्या, और जब इसकी पेमेंट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू बैंक आ जाएगा। तो इस एंट्री के हिसाब से देखो, डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गया, क्योंकि अकाउंट है और टू में बैंक है। ठीक है जी। और इंटरेस्ट की हम बात कर रहे थे, तो इंटरेस्ट के लिए भी यही है, और जब आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे तब सिमिलर एंट्री होगी, बट यहाँ पे क्या है, एक इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो इंटरेस्ट के लिए हमने ये एंट्री डाली है, देखो जी यहाँ पे ये आ जाता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ डिसीज पार्टनर। यहाँ पे क्या कह रहा है, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मतलब जो आपका जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा, जिस ईयर में पार्टनर की डेथ हुई होगी, उस शेयर का जो प्रॉफिट है वो कैसे निकालना है, उसके अंदर शेयर कैसे निकालना है डिसीज पार्टनर का, उसकी बात कर रहा है। एक तो है कि आप क्या करो, एस्टिमेशन करो प्रॉफिट का ऑन टाइम बेसिस पे। कैसे करना है, इफ द टाइम बेसिस इज यूज, अगर हम टाइम बेसिस को यूज करते हैं तो हम ये मानेंगे कि जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं वो यूनिफॉर्मली कमा रहे हैं ओवर द पीरियड। यूनिफॉर्मली ओवर द पीरियड कमाने का क्या मतलब हुआ, कि सपोज करो आपने जो है 1,20,000 रुपए कमाए थे प्रॉफिट के नाम पे एक साल में, तो यूनिफॉर्मली का मतलब है कि आप हर महीने उसमें कितने कमा रहे हो, 10,000 रुपए ही कमा रहे हो प्रॉफिट पे। यानी कि हर आप ये मान लोगे कि एवरेज हम हर महीने जो है 10,000 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म बेसिस पे प्रॉफिट कमाना हो गया। ठीक है जी, बात समझ में आती है। देखो जी, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है राम, मनमोहन और परम आर द पार्टनरशिप इन द फर्म, परम डाइड्स, भाई थर्ड नंबर वाला पार्टनर डेड हो गया on 29th February 2020. His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was calculated on the basis of the average profit of complete 3 years. यानी कि कैसे निकालना है कि उसका जो प्रॉफिट है, यानी कि टिल द डेट ऑफ डेथ तक का, यानी कि अगर मैं इस अकाउंटिंग पीरियड की बात करूं, ये कौन सा अकाउंटिंग पीरियड रहेगा हमारा, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, ठीक है ना, उसके बीच में ये कब मर गया, 29 फेब को मर गया, 29 फेब। अच्छा, ये मत सोचना कि 29 फेब कहां से आ गए, क्योंकि ये कौन सा है जी, ये लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर में 29 डेज होते हैं फेब में, तो इसलिए वो 29 फेब आया। ठीक है ना, तो अब यहां से आपको क्या करना है, ये आप देखोगे तो आपके कितने 11 मंथ्स है टोटल, है ना, 11 मंथ्स है ना अप्रैल से, क्योंकि इसके बाद फैब के बाद तो सीधा मार्च आ गया, और फैब की लास्ट डेट पे उसकी डेथ हो गई है, तो यानी कि टोटल 11 मंथ्स की बात कर रहा है। तो यानी कि हमें 11 मंथ के प्रॉफिट निकाल के फिर उसका शेयर बनाना पड़ेगा, और उसने क्या बोला है कि एवरेज करना है कितना, लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट को एवरेज करना है बिफोर द डेट ऑफ डेथ की उसने बात करी। ठीक है ना, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 18 और 19, देखो 20 वाले फाइनेंशियल ईयर में डेथ हो रही है ना, और 17, 18 और 19 3 साल का दे रखा है, 80,000, 70,000 और 1,00,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, फर्म का शेयर निकालना है उसकी डेट ऑफ डेथ तक, और उसकी जनरल एंट्री पास कर रही है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में क्या करना है जी, दो अलग अलग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज, और दूसरे वाले में बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर चेंजेस, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया उन्होंने, 3:2, यानी कि इसमें तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम ही रहेगा, है ना। तो अब देखते हैं करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट पता लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है एवरेज प्रॉफिट की बात करी है उसने। तो जब हम एवरेज प्रॉफिट पता लगाएंगे, तो एवरेज प्रॉफिट पता लगाते समय हम 80,000, 90,000 और 1 लाख, यानी कि 2,70,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारा 90,000 आ जाएगा। 90,000 आ जाएगा, तो हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे टिल द डेट ऑफ डेथ। अब 90,000 प्रॉफिट जो है वो एवरेज प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया। जब वो एवरेज प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया 90,000 हमारा, तो हम देखेंगे कि भाई इसको 12 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 11 से करेंगे। ठीक है ना, तो 90,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, तो कितना आ गया जी हमारा, 82,500 आ गया। ठीक है, 82,500 क्या आया, टिल द डेट ऑफ डेथ तक का हमारा प्रॉफिट आ गया। अब उसके अंदर जो टिल द डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट है, उसके अंदर जो हमारा परम का शेयर है वो निकालना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है ओल्ड वाली तीनों पार्टनर्स की। तो जब हमें पता है ये बात कि जब हमें नहीं पता होती तो हम क्या मान लेते हैं, उसको इक्वल मान लेते हैं। तो तीनों की शेयर हम क्या मान लेंगे, 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो जो परम का शेयर होगा वो 82,500 में 1/3 मान लेंगे, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया टिल द डेट ऑफ डेथ तक, 27,500 आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो जी इसकी एंट्री कैसे हो रही है, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज आ रहा है, तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परम्स कैपिटल डिसीज पार्टनर में कितना जा रहा है, 27,500 जा रहा है। ठीक है ना, उसके बाद जब कह रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रामन मनमोहन चेंज, तो जब ये जा रहा है तो ये किस में जा रहा है, ये तो एंट्री सेम रहेगी। जो दूसरी एंट्री होगी जिसकी मैं बात कर रहा था आपको यहाँ पे पीछे, जो मैंने आपको चीज समझाई थी, जब मैं इसकी बात कर रहा था गेनिंग पार्टनर्स टू P&L सस्पेंस, जो हम रिवर्स करते हैं एंट्री,
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो देखो जब हम यहाँ पे जब रेशो चेंज हो रही है तब हम क्या करेंगे, जो इसका शेयर है, क्योंकि इसका शेयर का हिस्सा कौन लेके जाएगा आगे वाले पोर्शन में, रिमेनिंग पार्टनर लेके जाएंगे। तो जो पी एंड एल सस्पेंस का अमाउंट है वो तो हम रिवर्स करेंगे, लेकिन इसकी जगह जो गेनिंग पार्टनर्स होंगे उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि कंपनसेशन वो देंगे। अब देखो हमने इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखा था, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था हमारा, 3:2 था, है ना। तो 3:2 था, पहले क्या था 1/3, अब क्या है 3/5, है ना। तो ये 15 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5 - 9 यानी कि 4/15, है ना। और दूसरा क्या होगा 1/3 - 2/5, और ये क्या हो जाएगा हमारा 5 - 6/15, तो ये क्या हो जाएगा -1/15। तो यानी कि रेशो जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 1:4 आएगा, ठीक है ना, या 4:1 जो हमारा, क्योंकि हमारा ये था ना, तो ये 4:4 और ये 1 आ जाएगा, ऐसे आएगा। तो जो 27,500 है उसको आप डिवाइड कर देंगे, और 4:1 यानी कि 5 से डिवाइड कर देंगे तो 22,500 और वो आ जाएगा। ये देखो जी 4:1 हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमने निकाला है। राम का गेन शेयर 3/5, ये क्या है हमारा न्यू माइनस ओल्ड, ये क्या हम चल रहे हैं न्यू माइनस ओल्ड चल रहा है। यही तरीके से मैंने आपको आपकी जो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम निकालते हैं, वहाँ पे मैंने आपको यही बात समझाई थी कि हम कैसे करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड लेके चलेंगे। तो अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो हमारे लिए गेन होगा, और नेगेटिव आता है तो लॉस होगा। उसी तरीके से यहाँ पे हर क्वेश्चन में चला जा रहा है, और यहाँ पे हमारा रेशो क्या है 4:1, उसी के हिसाब से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिवली क्या हो सकता है कि आप देखो हो क्या रहा है, एक्चुअल में इस एंट्री को तो हम कैंसिल ही कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट इस एंट्री को भी पास कर सकते हो, राम्स कैपिटल मनमोहन कैपिटल टू परम कैपिटल, ऑल्टरनेटिवली ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो दो अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो, और अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, आप एक्सपर्ट हो चुके हो उन चीजों में, तो आप डायरेक्टली एक एंट्री पास करके भी दिखा सकते हो, है ना। देखो यहाँ क्या कह रहा है नोट्स में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर डज नॉट गिवन, इट मींस दैट द शेयर इक्वली, यही बात मैंने आपको समझाई थी नोट्स से पहले। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज एट क्लोज टू ट्रांसफर बाय बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको कहां ट्रांसफर करके क्लोज किया जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। ये किस केस में होगा, जब आपका शेयर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि चेंज वाले में तो हमने क्या देखा, क्लोज करके आप किस में लेके जा रहे हो उसको, दूसरे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लेके जा रहे हो, है ना। और तीसरे वाले में हम बात करें कि भाई उनका हमने क्या निकाला, गेनिंग रेशियो निकाल लिया। बात समझ में आती है जी। अब देखते हैं अगला वाला मेथड क्या, अभी तक हमने एक मेथड पढ़ा, कौन सा मेथड पढ़ा, एस्टिमेटेड बेसिस पे। अब दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरा मेथड क्या है, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। अभी तक हमने एवरेज प्रॉफिट पे देखा था कि भाई टिल द डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट की बात कर रहे थे। अब क्या बात कर रहे हैं, आप सेल्स तक की बात कर रहे हैं, हम सेल्स के बेसिस पे निकालेंगे। इफ द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ is determined on the basis of sales or turnover, we should know that कि सेल्स किसने लेने हैं, प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर की अप टू द, और सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ तक की लेनी है, ठीक है ना। तो करना क्या है, देखो जी एग्जांपल से देखते हैं। अ पार्टनर डाइज ऑन 1 जून 2020, यानी कि वही कौन सा फाइनेंशियल यहाँ पे चालू हो गया, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2020 चालू हो गया ना, 31 मार्च 2021, ये हमारा कौन सा, ये नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया। और इसमें जून के टाइम पे 1 जून को, यानी कि अप्रैल पूरा हो गया, मई पूरा हो गया, 2 महीने कंप्लीट हो गए, और जून की शुरुआत में उसकी डेथ हो गई, यानी कि 2 महीने का हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अकाउंटिंग अकाउंट्स बीइंग क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है जी। Profit till the date of death will be determined on the basis of sales, assuming that the profit for the year on 31 मार्च 2021 क्या कहना विल बी सेम एज द ईयर ऑन 31, यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है कि वो ये कह रहा है कि एज्यूम कर लो कि 2021 के एंड में, यानी कि जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसमें अभी पार्टनर की डेथ हो गई है, उसके अंदर जो प्रॉफिट निकलेगा वो सेम होगा, कैसा, पिछले साल के प्रॉफिट की तरह जो कि 2020 में निकाला गया था। तो अब ये क्या चीज है, ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि उसने कहा कि सेल क्या है, मार्च पिछले साल की सेल बता दी, पिछले साल का प्रॉफिट बता दिया, और इस साल की उन्होंने 2 महीने की सेल बता दी, उसकी डेट ऑफ डेथ तक की जगह की। तो देखो जी हम इससे क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। यहाँ पे उसने क्या किया, 240 डिवाइड बाय 12 लाख प्रॉफिट बाय सेल्स, तो ये क्या निकल गया हमारा, नेट प्रॉफिट निकल गया। तो नेट प्रॉफिट जो निकल गया वो कितना निकला, 20%। इसी तरीके से जो करंट ईयर की 2 महीने की सेल कितनी आई, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए अगर मैं 20% अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि उसने क्या बोला कि सेम है दोनों, तो 3 लाख पे मैं 20% अप्लाई कर दूंगा तो कितना आ गया, 60,000 रुपीज करंट 2 ईयर का हमारा प्रॉफिट आ गया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम डिसीज पार्टनर का शेयर निकालना है हमें। तो जब हम डिसीज पार्टनर का शेयर निकालेंगे तो उसका हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे हमें, अब देखो क्या कह रहा है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल विल बी, आइए आपकी 60,000,
इफ द डिसीज पार्टनर एंटाइटल टू 1/4 शेयर, अब उसने यहाँ पे शेयर बता दिया, क्या कह रहा है, अगर डिसीज पार्टनर 1/4 शेयर के लिए एप्लीकेबल होगा तो उस केस में उसको जो शेयर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15,000 पे मिलेगा। वो 15,000 कैसे आया जी, क्योंकि आपका 2 महीने का प्रॉफिट कितना आया 60,000 इंटू उसको करेंगे उसके शेयर से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा, 1/4 इसका। ठीक है ना जी, समझ में आई बात। या इसको आपका जो यानी कि इससे इन्होंने क्या बना दिया, एक फॉर्मूला बना दिया जिसको मैंने आपको इक्वेशन की तरह समझाया। उन्होंने क्या बोला कि डिसीज पार्टनर शेयर का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लास्ट ईयर का सेल प्रॉफिट उठा लो, लास्ट ईयर की सेल उठा लो और उसको करंट ईयर की सेल टिल द डेट ऑफ डेथ से मल्टीप्लाई करके लास्ट में डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। इसको उन्होंने क्या बना दिया, फॉर्मूला बना दिया। एक्चुअल में नॉर्मल इक्वेशन है, जब उसने बोला कि आपको पिछले साल के प्रॉफिट के जितना ही प्रॉफिट लेना है तो आप क्या करोगे, सेल से उसको कंपेयर कर लोगे कि भाई पिछले साल की सेल पे कितना प्रॉफिट था, तो इस साल की टिल द डेट ऑफ डेथ तक की सेल पे कितना प्रॉफिट होना चाहिए, तो आपका टोटल फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा टिल द डेट ऑफ डेथ। उसमें आप क्या कर लो, उसमें आप डेथ वाले पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करके उसका हिस्सा निकाल सकते हो। ठीक है जी, देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन पूरी हमारी, जिससे हमारा सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो कहता है जी बैलेंस शीट दी हुई है राम मोहन और सोहन की एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 16-17 की बात कर, उसमें आपके पास क्रेडिटर है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और तीनों के कैपिटल बैलेंस दिए हुए हैं। उसके बाद एसेट्स के केस में हमारे पास टूल्स हैं, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, कैश और बैंक बैलेंस है। देखो जी क्या कह रहे हैं, राम मोहन और शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। ठीक है नहीं, सोहन डाइड हो रहा है, सोहन कौन, नंबर 3 वाला पार्टनर, नंबर 3 वाला पार्टनर का शेयर क्या है हमारा 1/5, नंबर 3 वाले पार्टनर का शेयर क्या है हमारा 1/5। उसकी डेथ कब हुई है, सोहन की डेथ हुई है 30 जून 2017, यानी कि फाइनेंशियल ईयर अगर मैं 16-17 की बात कर रहा हूँ तो यानी कि अप्रैल पूरा हो गया, मई पूरा हो गया और 30 जून बोल रहा है तो जून भी पूरा हो गया, यानी कि 3 महीने हो गए डेथ को, 3 महीने का हमारा प्रॉफिट निकालना है, 3 महीने के बाद डेथ हुई है। एज पर द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर सोहन विल गेट, भाई पार्टनरशिप के डीड के अकॉर्डिंग जो सोहन का रिप्रेजेंटेटिव होगा यानी कि एग्जीक्यूटर जो होगा लीगल है, उसको क्या क्या होगा, अमाउंट स्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, उसको एक तो अमाउंट जो उसके कैपिटल अकाउंट में है वो मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा अमाउंट कितना 1,500 रुपए का, उसका शेयर मिलेगा गुडविल में 50,000 रुपए, उसका क्या मिलेगा उसके बाद शेयर ऑफ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ was estimated to be 7,500, यानी कि वो क्या कह रहा है, his share of profit from the closing of the financial year till the date of death, यानी कि उसने यहाँ पे क्या कर दिया, आपको सारी चीजें निकाल के ही बता दी एक तरीके से, है ना, कि भाई उसने कहा कि भाई his share of profit from the closing of the last financial year till the date of death was to be estimated, उसका शेयर उसकी डेथ तक, यानी कि उसने उस 3 महीने का उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बता दिया। अब सोन एग्जीक्यूटर विल पे वर पेड 14,000 रुपीज ऑन क्या है 1 जुलाई एंड द बैलेंस विल बी 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट में, यानी कि उसका जो भी अमाउंट बना उसको क्या दिया गया, एक तो उसको जो है कुछ अमाउंट 1 जुलाई को दे दी गया और बैलेंस उसको क्या कर रहे हैं 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है। अब क्या है जी, आपको क्या करनी है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड ड्रॉ द सोन कैपिटल अकाउंट एंड विल बी रेंडर्ड द एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड सोन एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल द फाइनल पेमेंट, टिल द फाइनल पेमेंट उसने बोला, यानी कि आपको क्या करना है जब तक कि सोहन का पूरा पैसा पे नहीं हो जाता जब तक का उसका क्या बनाना है, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है और जनरल एंट्री पास करनी है और सोहन का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है ना जी, तो देखते हैं, तो सबसे पहले तो देखेंगे आप जो जो चीजें हैं इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे जी, सोहन के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, शेयर ऑफ गुडविल है और साथ में प्रॉफिट है। तो देखो जी सबसे पहले क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 से, P&L सस्पेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको किसमें ट्रांसफर किया, सोन के कैपिटल अकाउंट में। उसके अलावा हमने एक P&L सस्पेंस टू ये लिया 7,500 रुपए हमारा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये 1,500 रुपए तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, 7,500 रुपए क्या हो गया हमारा उसका प्रॉफिट का हिस्सा। उसके अलावा जो हमारा 50,000 रुपए है उस 50,000 को क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की बात कर रहे हैं ना, जो हमारा 50,000 रुपए है, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 2:1 है, तो अगर सोहन जा रहा है तो बाकी दोनों के लिए क्या है बराबर बराबर है, और यहाँ पे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो उसकी मतलब गेनिंग रेशियो नहीं दी हुई, तो हम क्या मानेंगे कि जो उनका ओल्ड शेयर था उसी में वो डिस्ट्रीब्यूट कर, यानी कि वो बराबर बराबर शेयर ले लेंगे उसका, तो यानी कि उसकी एडजस्टमेंट जो होगी वो किस हिसाब से होगी, बराबर बराबर होगी 25,000 रुपए से, है ना। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये वाला, इसके रिगार्डिंग कोई क्लेम नहीं है तो इसका जो शेयर होगा वो भी क्या होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 75,000 रुपए तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके रेशो में, यानी कि 30,000 30,000 और 15,000 किस रेशो में होगा 2:2:1 में होगा ना, तो 75,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे इसलिए हम इसको भी कंसीडर करेंगे। उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट एंट्री आएगी हमारी जो
सोवन का टोटल बनेगा उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो टोटल कितना बन रहा है जी, देखो एक तो उसका 1500 रुपये ये बन रहा है, 50,000 रुपये ये बन रहा है, उसके अलावा 7,500 रुपये ये बन रहा है। तो प्लस में क्या लेंगे 7,500, प्लस में क्या लेंगे हम यहाँ पे 50,000, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल, ये हो जाएगा 9,000 और ये 59,000। उसके अलावा सोवन का क्या है 1 लाख रुपीज ये है। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 159। उसके अलावा हमारे पास एक दो चीजें और हैं वो हम देखेंगे, जैसे 14,000 रुपीज उसने कैश देने की बात करी ना, यहाँ पे वो भी आएगा हमारा। देखो कैसे, सोवन का कैपिटल अकाउंट में एक तो उसका बैलेंस आ गया 1 लाख रुपए, एक हमारा 1500 का ये आ गया, उसके बाद दोनों का गुडविल आ गया और शेयर प्रॉफिट आ गया। उसके बाद हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 रुपए था, है ना, वो हमारा रह गया था। एक चीज जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक यहाँ पे हमारा 1 लाख रुपए का उसका कैपिटल, है ना। तो ये सब का टोटल कितना हो जाएगा हमारा 174 हो जाएगा। उसी की एंट्री यहाँ पे पास हुई है, देखो जी ये उसकी एंट्री पास हुई है 174 की, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद जो हमारी अगली एंट्री होगी, उसने क्या बोला था कि जब उसका टोटल निकल जाएगा तो आपको करना क्या है कि 14,000 रुपीज आपको क्या देने हैं, कैश में पे कर देने हैं। तो 14,000 रुपीज आपने बैंक से पेमेंट मार दी है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 14,000 रुपीज। अब बचा कितना अमाउंट 174 में से 14,000 आपने क्या कर दिया पे कर दिए, तो यानी कि बचा कितना 160 बचा। 160 को 2 इंस्टॉलमेंट में देना, यानी कि 80,000 रुपए पर इंस्टॉलमेंट जाएगा और उस पर 6% का इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, है ना। तो देखो 174 जो ये बैलेंस आया आपका ये आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है नेक्स्ट, उसमें क्या करेंगे 174 आपने लिया कि अब जो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा एग्जीक्यूटर अकाउंट से पेमेंट दिखाएंगे। 174 लिया, 14,000 रुपये आपने 1 जुलाई को पे कर दिया, तो 1 जुलाई को हमने 14,000 पे करके दिखा दिया। अब जो बैलेंस बचा, बैलेंस कितना बचा 1,60,000, है ना। तो हमने जुलाई में पेमेंट कर दी, तो जुलाई से मार्च जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा कितने महीने का लगेगा भाई, अप्रैल मई जून 3 महीने, तो जुलाई से लगाना है तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा हमारा। तो 1,60,000 रुपये 9% का 9 मंथ्स का इंटरेस्ट 6% के हिसाब से। तो ये जो आपका अमाउंट कैलकुलेट करके आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे और उसकी एंट्री यानी कि 7,200 आ गया हमारा यहाँ, है ना, 7,200 आ गया। और इसको हम क्या कर देंगे बैलेंस आउट कर देंगे। फिर जब फाइनेंशियल ईयर अगला वाला आएगा तो वहां पे करेंगे 167,200 आएगा। उसमें आपको क्या करना है जी, एक तो 80,000 रुपए की पेमेंट देनी है प्लस साथ में इंटरेस्ट अमाउंट देना है। तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना जी 1,60,000 रुपए आपको 6 महीने का इंटरेस्ट है, क्योंकि अगली आपकी पेमेंट भी कब आएगी उसी टाइम पीरियड में आएगी। कब आएगी जी, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको कब इंस्टॉलमेंट जून में करनी है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम जून की बात कर रहा। तो यहाँ पे आपका जो अगला इंटरेस्ट बनेगा तो वो कैसे बनेगा, यहाँ पे 3 महीने का इंटरेस्ट फिर हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि क्या अप्रैल मई जून वही जुलाई में आप पेमेंट करोगे, तो 3 महीने का यहाँ पे हमने इंटरेस्ट लगाया 1,60,000 रुपए। तो वो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 2,400 आ जाएगा आपका यहाँ पे इंटरेस्ट, ये 2,400 का इंटरेस्ट आ गया, है ना। और ये 167,200 का आ गया, ठीक है जी, ये तो आपका आ गया। उसके बाद इसमें हम पेमेंट करेंगे कहाँ तक की करेंगे, जून पे जितना भी अमाउंट होगा उसमें 80,000 प्लस इंटरेस्ट, तो 80,000 हम ले लिया। ये इंटरेस्ट पिछले साल का जो हमने 9 महीने का लगाया और ये इस साल के 3 महीने का, यानी कि टोटल 12 महीने का इंटरेस्ट पे हो गया और एक 12 महीने की इंस्टॉलमेंट पे हो गई, है ना, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ से क्योंकि यहाँ पे हमने जुलाई में पेमेंट करी तो जुलाई के बाद हमें मार्च तक जाना है, तो जब आप जुलाई से मार्च तक जाओगे तो फिर आपके पास क्या है 9 मंथ्स है, तो उस 9 मंथ्स का फिर यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। तो अब बैलेंस कितना बचा है जी, देखो 167,200 था और उसके अंदर 2,400 था, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 167,200 और 2,400, तो ये कितना हो गया 006 और 9 और ये। तो इसमें से हमने पेमेंट कितने की कर दी 89,600 की कर दी, 89,600 की पेमेंट कर दी, है ना, क्योंकि हमने 80,000 और 1 साल का इंटरेस्ट, तो ये कितना हो गया 000, ये भी 0 और ये 80,000 रह गया, है ना। तो अब यहाँ पे 80,000 रुपये बचा बैलेंस, तो जो आपका 80,000 रुपये बैलेंस बचा उस पर क्या करोगे आप 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा लोगे 6% के हिसाब से। तो 80,000 रुपये जब आप 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाओगे 6% के हिसाब से, तो आपको जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, यहाँ पे 3,600 का इंटरेस्ट फिर से आ जाएगा। तो जब भी 3,600 का इंटरेस्ट आया तो आपका जो बैलेंस बचा तो वो कितना बचा 83,600। अब इसको क्या करोगे अगले साल फिर इसमें आप फिर क्या लगाओगे 3 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे, क्योंकि हमको जुलाई में पेमेंट करनी है ना। तो जब आप 80,000 पे फिर 3 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे तो आपका कितना बैलेंस आ जाएगा, जो बैलेंस आएगा आपका यहाँ पे 1,200 रुपये 4 एंड ये आपका 1,200 रुपये का। तो यहाँ पे आपका जो बैलेंस आया उसको आप क्या कर लोगे इसमें ऐड ऑन करके आप पेमेंट कर दो। ये देखो जी 1,200 रुपये आपका बैलेंस आएगा 3,600 एंड, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। यहाँ पे आपकी जून में आके पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी 30 जून को।
अब नोट्स देख लेते हैं हम क्या कह रहे हैं। द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स इज 31 मार्च एंड द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट विल बी 30 जून। ये हमने देखा कि भाई पेमेंट 30 जून किया, तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट को शिफ्ट किया था। तो टोटल अमाउंट ड्यू ऑफ सो ऑन एग्जीक्यूटर विल बी 1,60,000 पे, हमने देखा विल बी पेड टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। देयरफॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ कितनी आएगी हमारी, 80,000 रुपए आएगी, प्लस में क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो आपकी सबसे मेन चीज है वो क्या है, ध्यान रखने लायक, कि पेमेंट जो है वो मिडल ऑफ द ईयर में हो रही है। तो जिस टाइम पे पेमेंट हो रही है उस टाइम पे हमने क्या किया, देखो हर बार हम क्या कर रहे हैं, 3 महीने और 9 महीने, पेमेंट से पहले का इंटरेस्ट फिर पेमेंट के बाद का इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या लिया, पेमेंट हमने ऑलरेडी कर दी थी, डाउन पेमेंट वाली बात, यानी कि इनिशियल पेमेंट जो हमने करी थी, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं थी, तो ईयर क्लोजिंग करनी थी हमें, तो ईयर क्लोजिंग के लिए हमने जितना टाइम पीरियड बचा था वो लिया। उसके बाद फिर हमने उसके अंदर 3 महीने का और इंटरेस्ट ऐड किया, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट करी। तो यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ डेथ बीच में आती है तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट वाला मेथड करोगे तो वहां पे आपको दो बार, एक ही साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा डेथ ऑफ द पार्टनर की रिवीजन खत्म होती है। इसके बाद हम मिलेंगे अपने अगले रिवीजन सेशन में, जिसमें हम रिजोल्यूशन की रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी अच्छे से रिवीजन करना, और जो भी आपके डाउट्स हों वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके डाउट्स बिल्कुल एड्रेस करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।